हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस और इसमें जितने भी चैप्टर वाइज प्रश्न दिया हुआ है वो सभी प्रश्न को आज हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। यानी आज आपकी इस वीडियो में क्लास 9th का पॉलिटिकल जितने भी प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर वाइज वह सभी प्रश्न आज समाप्त हो जाएगी। फिर आपको दोबारा पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी दोनों बुक का निचोड़ का प्रश्न हम लेकर आए हैं। यानी एक भी प्रश्न आज आपको बचने वाला नहीं है क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस से। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों में अधिक से अधिक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। आज क्लास 9th का आपका ये पॉलिटिकल साइंस है और इसमें जितने भी लगभग 430 प्रश्न दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, तो आज हम इस सही प्रश्न को एक ही वीडियो में आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर का नाम देख लीजिए। ये आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th का पहला चैप्टर है, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। यह आपका चैप्टर का नाम है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, यानी यह ऑप्शन जो है यह क्या है, सही नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में जनता शासन हो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। ठीक है, तो यह कथन जो है ना सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से किसी से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो लोगों का संघर्ष से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है। तो नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। यह नेपाल के उग्र राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, चिली में पिनासे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ। तो चिली में पिनासे का सैनिक शासन जो है यह आपका समाप्त हुआ था 1988 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। तो लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ यह होता है आपका 1980 से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। तो यह आपका लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है ना यह विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना जाता है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, सॉलिडेरिटी वर्ग का संगठन है। तो सॉलिडेरिटी वर्ग का संगठन ये आपका है मजदूर वर्ग के संगठन को हम कहते हैं सॉलिडेरिटी वर्ग का संगठन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटें के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सॉलिडेरिटी को कितने सीटों पर सफलता मिली थी। तो इसको मिला था 99 सीटें पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, जारूजेलेस्की का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था? तो इस पर यह था आपका पोलैंड पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका है, फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति में लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। ये आपका जो है ना कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, चिली में लोकतंत्र की आपसी किस प्रकार हुई? तो ये हुआ था आपका सैनिक तानाशाही का अंत करके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक तानाशाही का अंत करके चिली में लोकतंत्र की आपसी हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया था? तो किया था 1999 में। अगला प्रश्न है, नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था? तो ये किया था आपका 2005 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुआ? तो नेपाल में संविधान सभा का चुनाव जो है यह 2008 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह आपका नेपाल के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका है मगध का पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध का पाटलिपुत्र जो है ना वर्तमान में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की आपसी कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की आपसी हुई थी आपका 2006 में। अगला प्रश्न है, लेक वालेसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो यह आपका साम्यवादी सरकार के नेता थे। यह सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया था? तो अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है ये आपको जो है ना कब अपनाया गया? 1965 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष साल्वाडोर आर्वेद के शासन का तख्ता पलट कर दिया था? तो ये किया था 1973 में। अगला प्रश्न है, पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? ये था आपका जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अधिकारों की दौड़ से पार पा लेंगे? तो यह कथन था आपका सल्वाडोर आर्वेद की। ठीक है, सल्वाडोर आर्वेद की यह क्या था? ये उसका नारा था। अगला प्रश्न है कि अगस्तो पिनासी द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है? तो यह आपका सैनिक तख्ता पलट का। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह आपका लोकतंत्र का क्रमिक विकास, एक कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ग्रीक भाषा से। ठीक है, लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी जो है यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ग्रीक से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंग सान सू की संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये आपका म्यांमार से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? तो यह था आपका फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त होता है? तो आपका होता है हड़ताल करने का, संघ अथवा संगठन बनाने का, विचार अभिव्यक्ति का। ये सभी जो है ना
यह लोकतंत्र में लोगों को अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या ये आपका है 15, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये आपका जो है ना भारत हो जाएगा। भारत को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, सुरक्षा परिषद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिले के पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ था? तो चिले के पिनासे सरकार का पतन जो है यह आपका हुआ था 1988 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये आपका है कहाँ पर? तो यह आपका द हेग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? तो ये हुआ था आपका 2006 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इन कथनों में से कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी? तो ये था आपका देश में सैनिक शासन की व्यवस्था की जाए। अगला प्रश्न कि पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई थी? तो यह था आपका पोलैंड में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो आपका वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? तो ये था आपका रूस में। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? तो ये आपका है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है? तो ये आपका विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से लोकतंत्र के शासन विकास में मदद नहीं मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो ये आपका आसियान। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो यह आपका है बान की मून, ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? तो यह आपका है जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के कितने रूप हैं? तो लोकतंत्र के 2 रूप हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। आप याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो यह देश है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपाल में प्रथम संविधान कब बना? तो ये बना था आपका 1948 में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो यह आपका अब्राहम लिंकन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आयेंदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? तो था आपका चीन का। अगला प्रश्न है,
चिली का था। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यह आपका द चेक्स, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन विकल्प सही है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह आपका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित जोड़ों का परीक्षण करें और दिए गए कूटों में से सही कूट की पहचान करें। तो महासभा, तो यहाँ हो जाएगा क 15 हो जाएगा। सुरक्षा परिषद, तो 2 का ख हो जाएगा 54। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का घ हो जाएगा। महासभा 193 और हो जाएगा यहाँ पर घ 193 हो जाएगा। ऑप्शन सी घ हो जाएगा उस 193। 1 का घ होगा, महासभा 193 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का हो जाएगा सुरक्षा परिषद, तो सुरक्षा परिषद में ग हो जाएगा या एक कितना, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य 15। उसका 3 का यानी क का 3 का हो जाएगा आपका क, 3 का क हो जाएगा यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15। उसके बाद है 4 का हो जाएगा ख, आर्थिक सामाजिक परिषद 54, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा घ ग क और ख। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। आपका नेक्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न से शुरुआत कीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक इनमें से कौन नहीं है? तो यह आपका न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, यह लोकतंत्र में क्या है, आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायालय स्वतंत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दुनिया में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो आपका लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इनमें कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है? तो ये आपका कारक है, न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है? तो ये आपका लोकतंत्र में प्रशासन जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो यह आपका समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो लोकतंत्र में शासन जो है ना, यह जनता करता है। ठीक है, कौन करता है? जनता करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? तो यह आपका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथों में होती है? तो लोकतांत्रिक पद्धति में सरकार में शासन की बागडोर जो है ना, ये जनता के हाथ में होता है। जनता सर्वोपरि होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो यह आपका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? तो यह आपका, एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम के लिए घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये था आपका अमेरिका के। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा मतदान का अधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांव में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए उन गांवों के लोगों द्वारा कई तरीकों पर विचार किया गया है। कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है? तो यह आपका सरकारी अधिकारियों को घूस देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है? तो ये आपका हो जाएगा सेना और फौज के हाथों में, सैनिक शासन व्यवस्था में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा जो है ना, यह है आपका 18 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? तो ये आपका होता है लोकतंत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्तापलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? तो यह आपका पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? तो ये था आपका ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? तो यह आपका निर्धारित समय सीमा पर चुनाव होने के आधार पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है, यह आपका 18 वर्ष रखी गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो यह आपका लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा मनमानी
करती है, यह लोकतंत्र में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? तो आपका ब्रिटेन। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ बुजुर्ग भी वयस्क नागरिक की भांति मतदान में भी भाग ले सकता है, यह ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो होता है सत्तारूढ़ दल की, मीडिया की, विपक्षी दल की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना भी करना पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में निम्नलिखित में कौन बातें सही नहीं होती है? तो आपका धर्म के आधार पर चुनाव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो आपका नकारात्मक मत देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो लोकतंत्र में शासन जनता करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी? तो चिली। अगला प्रश्न है कि जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बतलाइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह आपका आंग सान सू की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त होता है? एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त होता है? तो मतदान का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार और राजनीतिक सहभागिता का अधिकार। उपयुक्त ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है? तो यह आपका बुद्धिमानों एवं मूर्खों के गत के मूल्यों में भिन्नता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने इनमें से कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विदेश नीति के निर्धारण में दूसरे देशों का हस्तक्षेप किया जाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी? तो ये लिया था आपका 1999। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है? तो यह आपका सऊदी अरब है। अगला प्रश्न आपके सामने है जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली थी? तो इसको मिला था 1980 में। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? जिसे माना जाता है आपका लोकतंत्र को। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है? तो आपका जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपके सामने लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है? तो यह आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है? तो यह आपका लोकतंत्र को। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने कि मेक्सिको की आज़ादी का वर्ष है? तो यह आपका 1930। मेक्सिको की आज़ादी का वर्ष है 1930। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहां के लोगों ने आपसी बैठक कर निम्नलिखित निर्णय लिए, इनमें से किस निर्णय को आप अलोकतांत्रिक मानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अपने गांव में आए सरकारी अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। यह क्या है? अलोकतांत्रिक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? तो ये होता है भ्रष्टाचार का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का दोष है? तो यह है आपका बहुमत की तानाशाही। अगला प्रश्न है आपके सामने लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक नहीं है? तो यह आपका भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है
चैप्टर 3 संविधान का निर्माण। चलिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो ये था आपका रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर काला गोरा का भेदभाव होता था। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो ये होता है आपका शासन प्रमुख का नाम। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान लागू हुआ तो ये लागू हुआ था अप्रैल 1994 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्रोत है? तो यह आपका है जनता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो भारतीय संविधान में नहीं है? तो यह आपका साम्यवादी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक ये था आपका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये किया था आपका कुशल, शांतिपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता के लिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस एक धैर्यपूर्वक भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका अदा की? ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है ना, ये हुआ था 1946 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में किस संविधान सभा के सदस्य ने यह बात कही थी? तो कहने लगा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अश्वेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? तो यह हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिणाम था? तो यह था आपका दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, किसने कहा था हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? तो यह कहने वाला यह कथन था BR अम्बेडकर का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य ये थे अस्थायी अध्यक्ष थे ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है ना, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ? तो भारत गोरे लोगों की गुलामी से मुक्त हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो ये है आपका जातिवाद को प्रश्रय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये था आपका भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये था आपका 389। अगला प्रश्न है कि संविधान में प्रस्तावना निर्देशिका के उल्लेख की परंपरा किस देश के संविधान से प्रारंभ हुई? तो ये होता संयुक्त राज्य से। ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में परिवर्तन यानी संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो यह है आपका 3। अगला प्रश्न है कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंखों से आंसू पोंछने की है, यह किसका कथन था जिसे पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्धृत किया था? तो यह कथन था आपका महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे तक संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी समुदाय मेल मिलाप से रहे एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी सदैव तत्पर हूँ। यह उक्ति निम्नलिखित में से किनकी है? तो यह उक्ति जो है ना किनका है? डॉक्टर नेल्सन मंडेला का। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेल्सन मंडेला एवं 7 अन्य प्रमुख नेताओं को कब रंग भेद की नीति के खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो हुआ था आपका 1964 में। अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी? तो 28 वर्षों तक। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आज़ादी मिली? तो इसको मिला था 1994 में। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका के इतिहास, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई? तो हुआ था 114 दिनों तक। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? तो यह है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है ना ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा समुदाय जिसमें समुदाय के सभी लोग पूरी तरह मिलजुल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नस्ली चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर कदापि संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह उक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये उक्ति है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो यह आपका महात्मा गांधी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो लोकतांत्रिक संविधान में यह जो है ना आपका शासन प्रमुख का नाम यह नहीं रहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था? तो यह हुआ था आपका मोतीलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किस देश के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो यह आपका भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह आपका साम्यवादी शासन। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन कब चलाया गया? तो ये चलाया गया था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछ देना
किसने घोषित किया था? तो किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 था। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेल्सन मंडेला किस देश के प्रधान नेता थे? तो आपका दक्षिण अफ्रीका का। अगला प्रश्न है, मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी तथा वहाँ नशाखोरी के लिए कोई जगह न हो और औरतों को मर्दों जैसा अधिकार हो। यह उक्ति किनकी है? तो यह उक्ति है आपका महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चुनौतियों में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनेकता में एकता पाया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न 150 है, इनमें कौन ऐसा तत्व है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं से मेल नहीं खाता है? तो ये आपका है सांप्रदायिकता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संघर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो ये था आपका श्वेत और अश्वेत का। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? तो ये आपका राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? तो तैयार हुआ था बनकर 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों के बीच में रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया गया था। तो किया गया था आपका 1950 से। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह आपका अलिखित संविधान, भारत में लिखित संविधान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा भारत को किस आधार पर राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो यह आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होने पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माउंटबेटन योजना कब भारत आई? तो माउंटबेटन योजना जो है ना भारत में आया था 1947 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है? तो यह आपका 1947 ईस्वी के कैबिनेट मिशन योजना को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है ना ये आपको निर्वाचित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य एवं दर्शन की झलक कहाँ देखने को मिलती है? तो मिलता है आपको ये प्रस्तावना में। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर 4 चुनावी राजनीति। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, चुनाव क्यों जरूरी है? इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा, चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। ये इसका जो है ना स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है आपके सामने, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है? तो यह आपका भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है। यह वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। अगला प्रश्न है, एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव का अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? तो यह आपका 10 लाख। एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव प्रचार में कितने रुपये तक के खर्च कर सकता है? तो 10 लाख। ठीक है, याद रखिएगा 10 लाख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने,
लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह आपका 25 वर्ष। लोकसभा एवं विधानसभा दोनों के लिए उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 40 सीट आरक्षित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो MY कुरैशी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय भारत के लिए प्रधानमंत्री है? तो यह है आपका नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों को नामांकन करते समय इनमें से कौन सी बातें शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं दिया है? तो यह आपका उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता। अगले प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में है आपका 79। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह है आपका ऑप्शन डी, किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए है? तो यह शुभ संकेत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था ये आपका 1952 में। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार इस पद पर आसीन हुए? तो ये था आपका मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था को कहा जाता है? तो कहते हैं इसको निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो भारत में लोकसभा का चुनाव जो है ना ये 5 वर्षों पर होता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में तो ज़्यादा है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है महिलाओं की संख्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर हो गई? तो अब हो गया 84, पहले था 79। अगला प्रश्न है, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर हो गई है? तो हो गया अब है 47। अगला प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए? तो 15वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि MLA कौन होता है? तो MLA विधानसभा का सदस्य MLA कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो है ना यह कितने सीटें आरक्षित है? तो 84 सीट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका ये हो जाएगा अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है आपका तनाशाह में वृद्धि। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारक के आधार पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो यह आपका भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खरी उतरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से आप सहमत नहीं है? तो यह आपका चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो यह आपका राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ आपके सामने है कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं। तो चुनाव आयोग में जो है ना यह 3 सदस्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को चुनना है। तो यह है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है, यह गलत बात है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है, शैतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक आपराधिक मामले में अदालती आदेश से जेल में कैद है। अदालती फैसले में विलंब के कारण उसके उम्मीदवारों को वैध करार देना चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, आपराधिक छवि होने के कारण उसका राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग सदन में जाएंगे तो लोकतंत्र कलंकित होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव बिहार में कितने चरणों में हुआ था। तो हुआ था 4 चरणों में। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, आगामी लोकसभा का चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता को निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन करना होगा। तो ये होगा आपका निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में 15वां आम चुनाव कब संपन्न हुआ। तो ये हुआ था 2009 में। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है। तो यह है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल जो है ना यह 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे प्रश्न इसमें दिया हुआ है। तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इसका बचा हुआ पार्ट को कल हम लेकर आपके सामने आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।